हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूपीएससी के लिए टर्म्स इन न्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग ने पिछले साल भी टर्म्स इन न्यूज़ की सीरीज चलाई थी, उसी टाइप से हम लोग टर्म्स इन न्यूज़ इस बार भी कवर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखो, पहला वर्ड हमारा क्या है। एक ये न्यूज़ आई थी, डिजिटल लूटर। ओके। बीजेपी स्लैम्स अरविंद केजरीवाल ओवर रिनेमिंग ऑफ दिल्ली सीएमओ एक्स हैंडल। ओके। तो इसी से ही रिलेटेड न्यूज़ थी। उसी में ये वर्ड मेंशन था, डिजिटल लूटर। ओके। तो अब ये डिजिटल लूटर क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। टर्म यूज्ड टू एक्यूज समवन ऑफ मिसयूजिंग डिजिटल और ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। ठीक है। पढ़ के हम लोग को समझ में आ गया कि मतलब अगर आप डिजिटल और जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसका मिसयूज करोगे अपने पर्सनल या फिर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या एक्यूज था कि जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने जो सीएमओ का एक्स हैंडल था, है ना, एक्स मतलब जो ट्विटर था पहले, उसको हैंडल को चेंज कर दिया था अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। ओके। तो इस यही वर्ड है डिजिटल लूटर। समझ गए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक ये आया था न्यूज़ में, 30 क्लब, है ना। तो ये 30 क्लब क्या है, इसको समझते हैं। देखो न्यूज़ क्या थी, पोप फ्रांसिस यूनिस 30 क्लब लॉन्च्ड इन रोम। ओके। तो ये जो यूनिस है ना, ये कहाँ से है, ये बांग्लादेश से है। ओके। ये नोबेल लॉरेट हैं, ये उन्हीं मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो इन्हीं का ही है ये 30 क्लब, इन्हीं से ही मतलब इंस्पायर है। इसको लॉन्च किया गया है रोम में, ठीक है, पोप फ्रांसिस द्वारा। ओके। तो अब ये है क्या 30 क्लब, इसको देखते हैं। ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इनिशिएटिव इंस्पायर्ड बाय नोबेल पीस लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, है ना, यही। ओके। एमिंग टू क्रिएट अ वर्ड कैरेक्टराइज्ड बाय 3 जीरोस, है ना, 30 है। तो अब ये 3 जीरो का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। ओके। ज़ीरो नेट कार्बन एमिशंस, ज़ीरो wealth concentration to end poverty and zero unemployment by unleashing entrepreneurship। समझिए, ये मतलब है यहाँ का। तो इसी से ही हम लोग फुल फॉर्म जान लेंगे, उसी से ही समझ में आ रहा है कि इसका एम क्या होगा, है ना। ये जो इनिशिएटिव है उसका एम क्या है। ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन होगा एक तो, है ना, और एंड पॉवर्टी करने के लिए वेल्थ का कंसंट्रेशन ज़ीरो होना चाहिए, है ना, मतलब एक हाथों में नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। फिर ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट बाय अनलिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यही था हमारा 30 क्लब। इसमें मोहम्मद यूनिस भी याद रखना कि इन्हीं ने ही इंस्पायर किया है इसको। ओके। फिर देखो, डंकी, है ना, ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा, जिसने भी मूवी देखी है, शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, है ना। तो वही चीज़ है ये। अगर किसी को ने नहीं देखी है मूवी और नहीं पता है डंकी, तो हम लोग समझ लेते हैं ये डंकी रूट्स क्या होते हैं, है ना। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में फिर से आए हैं। एक तो यूएसए वाला कुछ कंसर्न है, और एक ये जो पनामा कनाल है, यहाँ से डंकी से एक मैन जा रहा था हमारे पंजाब का, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो डंकी क्या होता है, ये एक स्लैंग वर्ड है, कहाँ से आया है, डंकी फाइट से। ओके। ये किसको रेफर करता है, जो इल्लीगल इमिग्रेशन करके लोग जाते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में, उसी को, तो जो वो रूट फ़ॉलो करते हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए जो रूट से जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं डंकी। ओके, वही रूट होता है डंकी रूट, समझ गए? तो वही चीज़ है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। रिफर्स टू एन इल्लीगल इमिग्रेशन मेथड यूज्ड टू एंटर फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस, है ना। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, पंजाब के जो लोग होते हैं वो कनाडा जाते हैं, जैसे मूवी में भी था, वही था। ओके। तो ये मल्टीपल स्टॉप ओवर्स होके जाते हैं, यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में जाएँगे, मान लो अफ़गानिस्तान में गए, फिर वहाँ से कोई दूसरी कंट्री, फिर जाके कनाडा में जाएँगे, ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, समझ गए डंकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, है ना। अब ये नाम से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो देखो पहले तो न्यूज़ देखते हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस टू अनलीश अ टोरेंट ऑफ रेन एंड स्नो ऑन वेस्टर्न यूएस। ओके। तो अब समझते हैं ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या। ये क्या है, इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक रिवर। ओके। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं यूपीएससी एग्जाम में भी, ठीक है। इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, टिपिकली नियर हवाई, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है ना, ये समझो। जैसे मॉइस्चर होता है, एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। जब रेन होने वाली होती है तो यही मॉइस्चर जब हैवी हो जाता है तो उसी से ही फिर रेन हो जाती है। तो ऐसे समझो ये नैरो बैंड है ना, एयर का ये नैरो बैंड है। एक तो नैरो है, ओके, और दूसरा क्या है, लॉन्ग है। एक तो नैरो हो गया और लॉन्ग हो गया, और ये किससे लोडेड है, मॉइस्चर से, ठीक है। तो यही होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिवर। एक तरह से क्या हो गया, रिवर ही तो होगी, पानी की रिवर हो गई, बस हवा में है ना, मॉइस्चर है बस पानी की जगह। तो वही चीज़ हो गई एटमॉस्फेरिक रिवर।
अब इसका नाम पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्यों दिया गया है? तो ये जो ओरिजिनेट होती है, वो हवाई से होती है, ओके? और हमको पता है हवाई में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? पाइनएप्पल्स का, ओके? तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। वहीं से जाती है सॉरी हवाई से ले कहाँ जाती है? वेस्टर्न यूएस की तरफ और यहाँ पे फिर वो फ्लड कर देती है, ओके? बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है वेस्टर्न यूएस में, ठीक है? समझ गए पाइनएप्पल एक्सप्रेस। फिर हम लोग देखते हैं 5th टर्म, क्या है? अरी बड़ा। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। है क्या ये? ये नेस्टिंग ग्राउंड होता है बेसिकली टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड होता है ना? जैसे देखा होगा सी के बगल में बहुत सारे टर्टल्स अपने नेस्ट बना लेते हैं, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो उसी जो नेस्टिंग ग्राउंड होता है, उसी का ही नाम है अरीबड़ा, है ना? अब ये अरीबड़ा आया कहाँ से? ये स्पेनिश वर्ड होता है, ठीक है? जिसका मीनिंग क्या होता है? अराइवल, ओके? तो ऐसे याद रख लो अरीबड़ा। ये होता किसके लिए? बेसिकली ऑलिव रिडली टर्टल के लिए होता है और ये कहाँ मिलते हैं अपने इंडिया में? ये बताओ? गहीरमाथा बर्ड सेंचुरी में मिलते हैं, है ना? और ऋषिकुल्या, इन 2 जगह पे मिलते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है? तो उन्हीं का ही नेस्टिंग ग्राउंड है अरीबड़ा, समझ गए? अब ये देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गहीरमाथा, ओके? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6th पे। अभी न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है मतलब ऐसे एक आर्टिकल आया था ब्रेन रॉट एंड डूम स्क्रॉलिंग, ठीक है? ये क्या है? ये वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, ठीक है? तो ये हमको समझना है ब्रेन रॉट क्या है एंड डूम स्क्रॉलिंग क्या है, दोनों ही हम लोग समझते हैं। देखो ब्रेन रॉट क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन और कॉग्निटिव डिक्लाइन कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर ऑफ लो क्वालिटी, एडिक्टिव और रिपीटेड कंटेंट ऑनलाइन। जैसे क्या है? टिकटॉक हो गया, है ना? इंस्टाग्राम हो गया, इवन जो शॉर्ट्स है यूट्यूब का, है ना? उसपे भी एआई का ऐसा एल्गोरिदम है जो चीज़ें आप देखोगे, है ना? वही चीज़ें आपके पास बार-बार घूम फिर के उसी से ही रिलेटेड चीज़ें आएँगी, है ना? तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक तो मेंटल एग्ज़ॉशन होता है, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन भी हो जाता है और जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो भी डिक्लाइन हो जाती हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ब्रेन रॉट। तो हिंदी में इसका मतलब निकालें तो क्या है? दिमाग का सड़ना, है ना? तो वही तो चीज़ हो रहा है ये टिकटॉक वगैरह से। तो वही चीज़ है ये ब्रेन रॉट। अब ये डूम स्क्रॉलिंग ये क्या चीज़ है? अभी डूम स्क्रॉलिंग क्या होती है जैसे मान लो अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ देख ली, है ना? इसी पे ही मान लो यूट्यूब पे देख ली, है ना? या तो इंस्टाग्राम पे देख लिया। तो अगर आप इसको देखोगे, तो इसी से ही रिलेटेड आपको और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो दिखाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, है ना? जबकि आप चाहते नहीं हो बट आपको यूट्यूब कंटेंट ही ऐसा दिखाता जाएगा कि आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो उसी को ही बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग, ओके? चलो। नेक्स्ट देखते हैं 7th 4B मूवमेंट। अब ये क्या है? ये एक साउथ कोरिया से मतलब ओरिजिनेट हुआ है ये 4B मूवमेंट, है ना? तो उसी से ही रिलेटेड ये कुछ न्यूज़ आई थी जब ये ट्रम्प जीते थे, ओके? अब ये है क्या इसको देखते हैं। एक तो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ओके? 4B मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? साउथ कोरिया से। कब हुआ था? 2017 के अराउंड हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट अब ये एंटर कर गया है कहाँ? यूएस में, ठीक है? तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये है क्या 4B, है ना? तो ये जो बी होता है, बी को अगर हम लोग कोरियन में देखें, है ना? तो बी का मतलब होता है नो, ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्टली 4B नहीं है, ये 4 नो ऐसे है, समझ गए? ये बी से मतलब क्या है? नो। अब ये जो 4 नो है, इनका मीनिंग क्या है, वो समझते हैं। एक तो देखो नो सेक्स विद मैन, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग मैन एंड नो मैरिज टू मैन। समझ गए? ये 4 नो हैं, इसी की वजह से नो, नो मीन्स बी। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? साउथ कोरिया। अब कहाँ एंटर कर चुका है? यूएसए। समझ गए? क्या है ये 4B मूवमेंट? इसमें बी का मतलब याद रखो नो, है ना? और नो क्या है? ये 4 नो हैं, बस। फिर देखो पीक ऑयल 8th है ये। पीक ऑयल क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है जब ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो पीक कर जाएगा, है ना? जब सबसे ज़्यादा हम लोग ग्लोबली ग्लोबली की बात हो रही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करने लगेंगे ऑयल का, उसके बाद डिक्लाइन करने लगेगा। तो वो उसी स्टेट को बोलते हैं, उसी पॉइंट को ही बोलते हैं पीक ऑयल, है ना? देखो न्यूज़ में क्या था? हैज़ चाइना ऑलरेडी रीच्ड पीक ऑयल, ठीक है? तो वही चीज़ है क्या? एक बार पढ़ लेते हैं। पॉइंट इन टाइम व्हेन ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रीचेस द मैक्सिमम रेट आफ्टर व्हिच द प्रोडक्शन विल ग्रेजुअली डिक्लाइन। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ये? माओरी हाका, है ना? अब ये क्यों न्यूज़ में था? ये आपने एक शॉर्ट देखा होगा, है ना? मतलब ये बहुत ही वायरल वीडियो हुई थी। ये जो एक एमपी हैं, है ना?
ये न्यूज़ीलैंड के एमपी हैं, उन्होंने लाइक कोई इनके यहाँ बिल आया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये डांस किया था इस टाइप का, तो ये काफ़ी वायरल हो रहा था, है ना? तो इसी वजह से ये जो माओरी हाका, ये जो इन्होंने डांस किया था ना, वही चीज़ है ये हाका, एक डांस होता है माओरी ट्राइब द्वारा, ठीक है? अब ये माओरी ट्राइब है कहाँ की? ये न्यूज़ीलैंड की एक ट्राइब है, ठीक है? समझ गए? तो माओरी क्या है? ये एक ट्राइब है, इनके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसका नाम है हाका। कहाँ की है ये? न्यूज़ीलैंड की। अब ये हाका है क्या? ये कैसा डांस है? ये इनका ट्रेडिशनल वॉर डांस है, ठीक है? मतलब जब कोई वॉर होता है, उससे पहले ये लोग जो डांस करते हैं, वही है हाका। या तो किसी दूसरी ट्राइब का जब वेलकम करते हैं ये लोग, ठीक है? तब हाका डांस करते हैं, समझ गए? तो बेसिकली यही याद रखना है, हाका क्या है? ये डांस है कहाँ का? न्यूज़ीलैंड का, ट्रेडिशनल वॉर डांस है, समझ गए? तो ये माओरी हाका भी हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, 10th, है ना? अभी एक न्यूज़ आई थी, सीजीआई संजीव खन्ना फेवर्स नीड टू काउंटर ब्लैक कोट सिंड्रोम, है ना? तो अभी ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? ये समझते हैं। देखो, ब्लैक कोट से हम लोग को क्या ध्यान में आता है? ब्लैक कोट पहनने वाले लोग कौन पहनते हैं? जुडिशरी वाले लोग, है ना? जो कोर्ट्स वगैरह में होते हैं, जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो सारे लोग, ठीक है? तो ब्लैक कोट सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जैसे जो आम जनता होती है ना, मान लो क्या लिखें हम लोग, जो नॉर्मल सिटीज़न है ना? वो जब कोर्ट में जाती है, वो जब कोर्ट में जाती है ना? तो वो बहुत ही लाइक नर्वस हो जाती है, डर जाती है ना? उनसे आप खुल के बात नहीं कर पाते हो अब जजेस से, उनको लगता है कि लाइक ये हड़का देंगे, डाँट देंगे या कोई जुर्माना लगा देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है? तो उसी स्टेट को ही बोला जाता है ब्लैक कोट सिंड्रोम, जो आम जनता जजेस से या फिर ब्लैक कोट वालों से डरती है ना? या तो उनसे जो खुल के बात नहीं कर पाती है, उस स्टेट को ही ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला जाता है। देखो, क्या लिखा है? anxiety and fear experienced by ordinary citizens when interacting with the judicial system, particularly in courtrooms। समझ गए? तो यही था हमारा ब्लैक कोट सिंड्रोम। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, चलो। फर्स्ट वर्ड है आज का कैफिया, है ना? अब ये कैफिया क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक स्कार्फ होता है ना? स्कार्फ हिंदी में बोलें तो जो ठंडी में हम लोग टोपी लगाते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं। ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका पैलेस्तीन से, ठीक है? तो एक तरह से ये जो पैलेस्तीन का जो रेजिस्टेंस है ना, उसी को ही सिग्निफाई, मतलब उसी को ही रिज़ेम्बल करता है कैफिया, ठीक है? तो ये न्यूज़ में था। फिर देखो, सेकंड है साइबर स्लेवरी, है ना? इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो साइंस एंड टेक में आ जाती हैं काफ़ी बार, ठीक है? तो इसको हम लोग समझते हैं। साइबर स्लेवरी क्या है? ये एक तरह का मॉडर्न ट्रैफिकिंग है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को फोर्स किया जाता है कमिट करने के लिए क्या? ऑनलाइन स्कैम्स अंडर ड्यूरेस, है ना? इसको समझते हैं, देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी से पैसे लिए, है ना? अगर आप उसको पैसे वापस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको फोर्स करेगा, है ना? कि आप आके हमारे साथ साइबर क्राइम करो, है ना? या तो फ्रॉड करो, या तो कोई भी ऑनलाइन इल्लीगल एक्टिविटी हो सकती है, इल्लीगल, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो आपसे करवाते हैं। अब ये क्या आप उससे मतलब क्यों नहीं निकल पाते हो? क्योंकि या तो आपके पास कर्ज़ा होगा, है ना? या तो वो आपके साथ मारपीट करेगा, या तो आपको धमकी देगा। मतलब फ़ोर्सफुली आपसे ये सब काम कोई अगर करवाए, तो उसी को ही बोलते हैं साइबर स्लेवरी, समझ गए? फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रिप्टो, है ना? अब देखो, क्रिप्टो करेंसी तो सब लोग जानते हैं, ठीक है? बट इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्रिप्टो करेंसी से, है ना? जैसे मान लो अगर आ ही गया ये क्वेश्चन कि क्रिप्टो क्या सिग्निफ़ाई करता है और ऑप्शन में आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा, है ना? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्रिप्टो करेंसी तो होता ही होता है, इसका मतलब इसके साथ एक और चीज़ होती है, क्रिप्टो स्पोरिडियम, है ना? तो इसको भी समझ लो, अगर मान लो ऑप्शन में नहीं दिखा तो फिर ये वाला ऑप्शन में होगा फिर, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक प्रोटोज़ोअन पैरासाइट है। ये क्या कॉज़ करता है? वाटर बोर्न डिजीज़ेज़, ठीक है? तो बस इसी ऐसे ही याद रखो, ये एक प्रोटोज़ोअन पैरासाइट है जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ कॉज़ करता है ना? वो क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन में होगा तब तो फिर सही हो ही जाएगा सभी का ही, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अब ये सार्कोपॉड, है ना? ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, स्विट्ज़रलैंड से ही आता है, ठीक है? ये है क्या? बेसिकली जो यूथनेसिया होता है ना, यूथनेसिया क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से डेथ कराना, है ना? मतलब सेल्फ किलिंग, ओके? उस टाइप की जो चीज़ होती है, तो उसी के लिए ही ये एक पॉड बनाया गया है, सार्कोपॉड, कि जिसमें आप पीसफुल डेथ हो सके, ठीक है? यूथनेसिया के लिए। तो ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि जो इसमें जो पहली महिला थी ना, जो फीमेल थी, वो स्ट्रैंगल्ड उनकी डेथ हो गई थी, है ना? मतलब घुट के मरने से उनकी डेथ हो गई थी, पीसफुल नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से ये स्क्रूटनी में आ गया था, लीगल स्क्रूटनी में, ठीक है? फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, है ना? है सिंपल सी चीज़, जैसे ऑटोनॉमी होती है, उसी से ही देखो रिलेटेड लग रहा है ये वर्ड, है ना? तो है भी वही चीज़। ऑटोनॉमी क्या होती है कि बाहर के इन्फ्लुएंस से फ्री हो, है ना? तो वही चीज़ होती है कि जो कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बाहर के किसी इन्फ्लुएंस, है ना? उसके बिना बनाए,
तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोस्थनी। ठीक है, देखो पढ़ भी लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइविंग अथॉरिटी फ्रॉम इंडिजिनस सोर्सेस। इंडिजिनस सोर्सेस मतलब खुद के जो कंट्री में चीजें हैं उससे, ठीक है, रादर देन फॉरेन इन्फ्लुएंस। समझ गए? बाहर के किसी इन्फ्लुएंस के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोस्थनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये है सिक्स्थ सिक्स्थ वर्ड है, ठीक है, ब्लड मनी। अब इसके दो मतलब होते हैं, एक तो जो पास्ट में यूज किया जाता था और अभी जो मॉडर्न टाइम्स में जिसका मीनिंग बनता है। ठीक है, दोनों को ही समझते हैं। जो पास्ट में यूज होता था वो इस्लामिक वर्ड था, है ना, दिव्या। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है दिव्या? इसी को ही ब्लड मनी बोलते हैं बेसिकली। ये दिव्या क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक पर्सन बी है, एक पर्सन ए है, ठीक है, और इसने इसके घर वाले के किसी को एक पर्सन को मतलब मार दिया, है ना, तो वही होता है कि इसके जो मतलब जिसके घर को मारा है उसको ये बदले में कुछ कैश देगा या फिर मान लो पेमेंट कुछ देगा मर्डर के बदले में, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टू कैपिटल पनिशमेंट है ना। जैसे कि अगर मान लो जानबूझ के नहीं मारा बट मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो अब गलती तो इसकी भी नहीं थी क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो उसके बदले में अब ये फांसी पर लटकाया जाए, इससे अच्छा है कि ये कुछ कैश दे के मामला रफा दफा करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई, ऑल्टरनेटिव टू कैपिटल पनिशमेंट होता है, विक्टिम की फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब रिसेंट टाइम में इसका क्या यूज़ होता है, जैसे कहीं पे वॉर होता है ना, या तो कोई भी इल्लीगल तरीके से जो पैसा कमाया जाए, है ना? जो मनी इल्लीगल तरीके से या फिर दूसरों को हार्म करके कमाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड मनी। समझ गए? चलो, नेक्स्ट देखते हैं ओपन वॉशिंग। अब आपने एक टर्म सुना होगा जो कि यूपीएससी में भी आ चुका है ऑलरेडी, है ना? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? जैसे जो कंट्री वो होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, है ना? वो अपना टैग लगा देती हैं कि हम लोग इको फ्रेंडली हैं। है ना? तो उसी को ही बोलते हैं, असल में वो इको फ्रेंडली होती नहीं है, बट वो शो करती हैं कि हम इको फ्रेंडली हैं, है ना? तो इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रीन वॉशिंग। सिमिलरली यहाँ पे है ओपन वॉशिंग। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपने आप को प्रिटेंड तो करती हैं कि हम ओपन हैं, ओपन सोर्स। ठीक है? ओपन सोर्स क्या होता है? जिसका मतलब जो सोर्स कोड होता है ना, उसको वो ओपनली अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, ठीक है? तो वही चीज़ होती है यहाँ पे, वो दिखाते तो कि हैं कि हम ओपन सोर्स हैं, है ना? ओपन डाटा है, बट वो फुली ओपन होते नहीं हैं, ठीक है? तो उसको बोल देते हैं हम लोग ओपन वॉशिंग। ओके, समझ गए? सिमिलर ही था ग्रीन वॉशिंग की तरह। अब ये एक चीज़ समझते हैं, ट्रैक 1 एंड 2 डिप्लोमेसी, ये क्या चीज़ होती है? देखो, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है उसको समझते हैं, ट्रैक 2 क्या होती है उसको समझते हैं, और ये ट्रैक 1 बाय 2 ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। 1 बाय 2 बोल लो या फिर 1 टू डिप्लोमेसी बोल लो, है बेसिकली इसको 1 बाय 2 नहीं 1.5 डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग तीनों चीज़ें समझते हैं। देखो, जैसे किसी कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं इंडिया और चाइना, है ना? इनमें कुछ टसल चल रही है, तो जो इनके बीच में जो डायलॉग्स होंगे, है ना? इनके बीच में जो भी बातें होंगी, अगर वो ऑफ़िशियल रूट से हो रही हैं कि यहाँ के मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ठीक है? जो ऑफ़िशियल रूट से होगा, वो होगा ट्रैक 1, और जो इनफ़ॉर्मल रूट से होगा, अनऑफ़िशियल तरीके से जो डिप्लोमैटिक चीज़ें होती हैं ना, अंडर द टेबल टाइप की चीज़ें भी होती हैं, तो वो ट्रैक 2 में आ जाएगा। समझ गए? अब ये ट्रैक 1.5 या फिर ट्रैक 1/2 क्या होता है? ये इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है? होता कुछ नहीं है, बस ट्रैक 1 और 2 को मिक्स कर दो, तो हो जाता है ट्रैक 1/2 डिप्लोमेसी। ठीक है? और इसी को ही मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ओके? अब हम लोग देखते हैं सेकंड लास्ट, ड्राइव बाय अटैक, ये 9th है अपना, है ना? अब ये क्या चीज़ है? इस टाइप की चीज़ भी साइबर क्राइम में आजकल बहुत यूज़ हो रही है और साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं अपने यूपीएससी में काफ़ी, ठीक है? तो इसको भी समझते हैं। देखो क्या है न्यूज़, न्यू गूगल क्रोम ड्राइव बाय हैक अटैक, यूजर्स मस्ट एक्ट नाउ, है ना? तो मतलब है कि अटैक था ड्राइव बाय हैक, है ना? या फिर ड्राइव बाय हैक बोल लो या अटैक बोल लो, एक ही चीज़ है। तो अब ये क्या चीज़ है? ये सिंपली कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ मलिशियस वेबसाइट्स होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़्ड वेबसाइट्स होती हैं, है ना? जैसे मान लो xyz.com, है ना? ये मलेशियन वेबसाइट है। अब आपको तो नहीं पता है इसमें कुछ वायरस छुपा हुआ है, क्या है? आप तो उस पे गए, है ना? और सिर्फ़ जाने से ही आपके जो भी सिस्टम है, पीसी, मोबाइल, टैबलेट या फिर जो भी है, उसमें कोड इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? एक मलिशियस कोड इंस्टॉल हो जाता है, जिससे फिर जो हैकर्स होते हैं, वो आपका जो डाटा है, वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो बस यही हो गया। ड्राइव बाय अटैक का मतलब क्या है कि ऐसे अनकॉम्प्रोमाइज़्ड वेबसाइट से सिर्फ़ विज़िट करने से ही आपका जो सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है? आपको कुछ यूज़र इंटरैक्शन नहीं करना पड़ता है कि उस पे वेबसाइट पे जाके कोई लिंक क्लिक कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ़ जाने से ही हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है हमारा ड्राइव बाय अटैक। फिर देखते हैं, लास्ट है 10th वर्ड आज का, ठीक है? ब्लू कॉर्नर नोटिस। अब आपने ब्लू नोटिस सुना होगा, है ना?
ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, रेड नोटिस, ये सब हम लोग कहाँ पे सुनते हैं? इंटरपोल में, है ना? जो इंटरपोल अपने नोटिसेस निकालता है, तो वही चीज़ है ये, जो ब्लू नोटिस है ना, उसी को ही बोलते हैं ब्लू कॉर्नर नोटिस। अब ये ब्लू नोटिस में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस जब जैसे ब्लू नोटिस कोई निकालता है ना, इंटरपोल निकालता है किसी के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है कि उस जैसे मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना? आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज़, कहाँ है, क्या कर रहा है, वो सब उसमें कलेक्ट किया जाता है ब्लू नोटिस में, ठीक है? तो ये ब्लू नोटिस इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बना रहता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? तो इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टर्म है हमारा खज़ान लैंड, सॉरी, पहला टर्म है खज़ान लैंड, है ना? अब ये क्या होता है, ये नाम से कुछ अफ्रीकन वो सॉरी अफ़गानिस्तान टाइप लग रहा है, सेंट्रल एशिया में यूज़ होता होगा, बट नहीं, ये खज़ान अपने गोवा में है, ठीक है? गोवा इंडिया में, एक तो ये चीज़ याद रखना। अब ये खज़ान लैंड होता क्या है? देखो बेसिकली ये क्या है, गोवा है कोस्टल स्टेट, है ना? तो कोस्टल स्टेट में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायग्राम से समझें तो मान लो इधर का ये पूरा जो ये एरिया है, ये अरेबियन सी है और यहाँ पे गोवा है, ओके? तो यहाँ से मान लो अगर जैसे ये ओशन गया है, तो ये सॉल्ट वाटर होता है, हमको पता है, ठीक है? तो इसी को ही अब हम लोग अच्छे से समझे तो इधर हो गया हमारा पूरा पानी, है ना? और यहीं पे गेट्स लगा दिए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बंड्स। बंड्स बोलते हैं या तो फिर इसको स्लूइस गेट्स भी बोल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो सॉल्ट वाटर इधर जो आता है उसको रोक देते हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मान लो जैसे वॉल बना दी और यहाँ पे स्लूइस गेट लगा दिए, जो लिखा हुआ है स्लूइस गेट्स या फिर बंड्स, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये जो सॉल्ट वाटर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। और यहीं पे ये लोग कैसी फार्मिंग करते हैं, ये लोग एक तो पैडी फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में आ गया, और दूसरा करते हैं एक्वाकल्चर मतलब फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्स यूज़ करते हैं। सॉल्ट वाटर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा वो ज़्यादा फ्रेश वाटर हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर वीड बढ़ने लगेंगी, है ना? और अगर ज़्यादा सॉल्ट वाटर हो जाएगा, तो फिर ये फिश फार्मिंग के लिए हार्मफुल होगा। तो इन दोनों का बैलेंस बना के ये फार्मिंग होती है यहीं पे खज़ान लैंड में, ठीक है? तो इसी वजह से ये फेमस है खज़ान लैंड, ओके? फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, स्ट्रॉन्ग रूम। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कहीं पे भी वोटिंग होती है, तो उसके बाद जो ईवीएम जहाँ जाके जिस रूम में रखी जाती हैं, है ना? वो बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में रूम होता है, ठीक है? ये डबल लॉक से भी सील किया जाता है, ठीक है? तो उसी को ही बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम, है ना? इलेक्शन तो चलता रहता है इंडिया में, तो ये न्यूज़ में बना रहता है स्ट्रॉन्ग रूम क्या है, इससे मतलब काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है और ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। तो इसको भी जान लो कि क्या रहता है स्ट्रॉन्ग रूम, समझ गए? अब तीसरा हम लोग देखते हैं केफ्लिक लिमिट, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। अब ये क्या होता है कि बायो वाले पार्ट में बेसिकली आता है। जैसे कोई सेल है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है? तो ये डिवाइड होती है, हमको पता है, 2 में टूटती है ना? फिर ये फर्दर डिवाइड होती है, ओके? फिर ये आगे जाके डिवाइड होती है, तो एक सेल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है? उसी को ही हम लोग बोलते हैं हेफलिक लिमिट, समझ गए? तो जिसको देखो पढ़ भी लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल पॉपुलेशन विल डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन स्टॉप्स, है ना? मतलब जब तक उसका सेल डिवीजन होता रहेगा तब से लेके अब तक वो कितने टाइम्स, है ना, मल्टीप्लाई हुई है, उसी को ही बोलते हैं हेफलिक लिमिट, ओके? समझ गए? फिर नेक्स्ट देखो गोल्डीन, ये सिंपल सी चीज़ है, ये एक शीट बनाई गई है ना? किसकी? गोल्ड की। कितनी थिन है? ये 1 एटम थिन है ना? सिर्फ़ 1 एटम के बराबर थिन है, तो आप सोच सकते हो कितनी पतली है। इसी की वजह से, इसकी थिकनेस की वजह से इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना? और यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगा, ओके? तो बस यही समझ लो गोल्डीन क्या है, गोल्ड की एक शीट है जो कि 1 एटम थिक है, ओके? समझ गए? फिर देखो डिजिटल ट्विन्स, है ना? अभी डिजिटल ट्विन क्या होता है, ये नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना? नहीं आ रहा है तो अभी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है, ओके? ये मान लो एरोप्लेन है, ओके? तो ये रियल है। अब इसी का ही हमने एक रेप्लिका बना दिया है, ओके? अपने सॉफ्टवेयर में एक रेप्लिका बना दिया है, ओके? तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसका ट्विन हो गया, डिजिटल ट्विन हो गया। अब इसका काम क्या होगा, जैसे मान लो इसमें कोई भी मेल फंक्शनिंग होगी एरोप्लेन में, है ना? तो ऑलरेडी हमको हमारे सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इसका कुछ मेल फंक्शनिंग होने वाली है, ओके? तो इसको हम लोग ऑलरेडी मतलब पहले से पता रहेगा तो उसके स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक? तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, रियल रियल ऑब्जेक्ट होता है, उसी का ही ट्विन बना दिया जाता है डिजिटली, है ना? किसी सॉफ्टवेयर से ले लो, हार्डवेयर से ले लो, उन सब का यूज़ करके एक ट्विन बना दिया जाता है जिससे कि उसका रियल टाइम सिमुलेशन हो सके, है ना? उसमें जो भी कमियाँ हैं वो हम लोग डिटेक्ट कर सकें। तो यही है हमारा डिजिटल ट्विन, ओके? ये पीआईबी की न्यूज़ थी। फिर हम लोग देखते हैं सिक्स्थ टर्म, बिटकॉइन हाल्फिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना? ये क्या होता है बेसिकली, इसको अगर हम लोग देखो ग्राफ से समझते हैं, है ना? जैसे ये एक ग्राफ है ना? बिटकॉइन का ही प्राइस का है, ये अभी आज का ही है ना? $95,222 पे है, ओके? आज का ही ग्राफ है। तो बेसिकली ये बिटकॉइन हाल्फिंग होता क्या है? हाल्फिंग मतलब क्या होता है? हाफ़िंग मतलब होता है आधा होना, है ना? तो वही चीज़ इसमें बोली जाती है कि हर 4 साल में जो हमारा बिटकॉइन है, वो आधा हो जाता है, उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, ठीक है? जैसे कि ये देखो,
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 2013 में आया था, ठीक है? यहाँ से देखो बढ़ा, फिर देखो ये 4 साल बाद ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया। अपने जो मैक्सिमम आया था ना, जो टॉप आया था इसका, उसका देखो हाफ़ हो गया, ठीक है? फिर देखो ये यहाँ तक गया, फिर ये टॉप आया, फिर उसके 4 साल बाद लगभग हाफ़ हो गया, ठीक है? फिर ये देखो एक इसने फिर से दोबारा पीक बनाया और फिर इसका आधा हो गया, ओके? फिर इसने देखो दोबारा एक पीक बनाया, फिर उसका ये आधे से तो मतलब और ही कम हो गया। ये इनिशियल अगर लोगे, तो यहाँ से हाफ़ देख सकते हो, ठीक है? और अभी ये जो वेव चल रही है ना? ये लगभग 2022 में ये जो लो था और अब ये 2024 का है, ओके? तो अभी ये ऊपर जा रहा है, तो हर 4 साल में होता है, तो 2022 है, तो 4 साल मतलब 2026 में फिर से ये डाउन होगा, है ना? ऐसा ये लोग बोलते हैं, मतलब स्पेकुलेशंस होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बिटकॉइन हाल्फिंग बोलते हैं कि हर 4 साल में जो बिटकॉइन की वैल्यू है, वो अपनी हाफ़ हो जाती है। समझ गए? फिर देखो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। अब ये नाम से हम लोग थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। न्यूरो मतलब क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड, है ना? मॉर्फिंग मतलब कॉपी करना, ओके? और कंप्यूटिंग तो हमको पता ही है, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई जो ब्रेन को कॉपी करे, उस टाइप की कंप्यूटिंग जो है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। जैसे क्या होता है रोबोट्स में, है ना? रोबोट्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कॉपी किया जा सके, है ना? मतलब जो ह्यूमन ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, वो सारी रोबोट्स में डाली जा सकें, ठीक है? तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो इसी से ही पॉसिबल हो रहा है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन लाइन। इसको हम लोग 21 सेंटीमीटर लाइन भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन एटम होता है ना? उसमें अगर हम लोग बीच में न्यूट्रॉन होता है, बाहर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है दोनों की स्पिन सेम होती है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज़ है या फिर क्लॉकवाइज़ है ना? दोनों की स्पिन सेम होती है। बट वन्स इन अ व्हाइल मतलब ऐसे नहीं मिलियन ऑफ ईयर्स में, है ना? एक बार ऐसा होता है कि दोनों की स्पिन ऑपोज़िट हो जाती है ना? तो सिंपली ये स्पिन वगैरह समझ ना आए तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। सिंपल ऐसे समझो कि वन्स इन अ व्हाइल इनकी जो स्पिन है वो ऑपोज़िट हो जाती है, उसकी वजह से ये जो एटम होता है हाइड्रोजन का, उससे एक रेडिएशन निकलती है, ठीक है? उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वो होती है 21 सेंटीमीटर, ओके? और अब इसका यूज़ कैसे आएगा? देखो जो हाइड्रोजन का है ये एटम, ओके? तो जो हमारा टेलीस्कोप होता है, जो हमारा टेलीस्कोप होता है ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो जो विज़िबल लाइट होती है उसको डिटेक्ट कर नहीं पाता है क्योंकि मान लो जैसे ये क्लाउड आ गया बीच में, है ना? और यहाँ पे कुछ वो एटम्स थे, तो इसकी जो विज़िबल लाइट होगी वो उसके पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी क्लाउड को, तो वो नीचे हमारा जो टेलीस्कोप है, मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना? तो वो दिखेगा नहीं। बट ये जो हाइड्रोजन एटम जो रेडिएशन निकालेगा 21 सेंटीमीटर की, ये क्लाउड को पेनिट्रेट कर जाएगा, है ना? तो ये हमारे टेलीस्कोप से दिख जाएगा, ठीक है? तो अब दिखने से फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा ये जो हाइड्रोजन का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैलेक्सी में कि कहाँ-कहाँ हाइड्रोजन है, वो हम लोग अपने टेलीस्कोप से ही पता कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है? घर नहीं ऑब्ज़र्वेटरी में बैठे-बैठे, ठीक है? तो वही इसका यूज़ है। तो हाइड्रोजन लाइन अगर कहीं आ जाए, 21 सेंटीमीटर लाइन हाइड्रोजन लाइन तो नहीं आएगा, नहीं तो गेस करना ईज़ी हो जाएगा। बट अगर कहीं पे 21 सेंटीमीटर लाइन आ जाए, तो पता रखना कि किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। ये जो एक रेडिएशन निकालता है, उसी की वेवलेंथ होती है 21 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं A1, A2 मिल्क ये अपना 9th टर्म है सेकंड लास्ट। अब ये A1, A2 क्या है? देखो A1 और A2 ये बस कुछ नहीं है, ये बीटा कैसीन प्रोटीन होता है एक मिल्क में, कैसीन एक प्रोटीन होता है, ठीक है? उसी के ही वेरिएंट्स हैं, एक है A1 एक है A2। अब ये वेरिएंट्स आए कहाँ से? ये अलग-अलग काऊ के जो वेरिएंट्स होते हैं, स्पेशीज़ बोल लो, है ना? अब अलग-अलग काऊ की स्पेशीज़ होंगी, तो उनमें ये जो कैसीन पाया जाता है, वो भी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से ये अलग-अलग वैरायटी हो गई A1 और A2 मिल्क। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एफएसएसआई ने ये जो एडवाइज़री दी थी मिल्क कंपनीज़ को कि जो आप क्लेम कर रहे हो ना A1 और A2 इसको हटा लो, है ना? तो उसको वापस ले लिया है एफएसएआई ने, ठीक है? अब ये बीटा कैसीन जो प्रोटीन होता है A1 और A2 ये कहाँ-कहाँ मिलता है, ये भी देख लेते हैं। ये जो A1 होता है ना, ये फॉरेन काउज़ होती है ना ब्रीड ब्रीड बोल लो स्पीशीज़ की जगह, ठीक है? तो उनमें मिलता है और ये जो A2 होता है ये अपनी इंडियन काऊ ब्रीड्स में मिलता है, इंडियन काऊ ब्रीड्स में, ठीक है? और इसमें अगर पूछा जाए कि अच्छा कौन-सा होता है, तो ये A2 वाला ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, ओके? और इसी वजह से इसकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो भी इससे कम होती हैं। A1 से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इससे डायबिटीज़ वगैरह भी ईज़िली हो सकता है, ठीक है? तो ये अच्छा है अपने लिए कि जो इंडियन ब्रीड्स में ये A2 मिलता है और यही अच्छा होता है, यही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। समझ गए ये A1, A2 मिल्क क्या है और इनमें डिफ़रेंस क्या है, ओके? फिर हम लोग लास्ट आज का देखते हैं सिंथेटिक मीडिया। अब ये क्या चीज़ है सिंथेटिक मीडिया, है ना? ये बेसिकली सिंथेटिक मतलब क्या होता है? हमको क्या पता है सिंथेटिक मतलब पता है आर्टिफ़िशियल, ओके? तो आर्टिफ़िशियल मीडिया, अब आर्टिफ़िशियल से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कंटेंट बनाएगा, ये जो मीडिया वो आर्टिफ़िशियल होगा। अब आर्टिफ़िशियल कैसे हो सकता है? एआई जनरेटेड,
है ना? एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट होता है वो कैसा होता है? एक तरह से आर्टिफिशियली तो है ना? डीप फेक्स वगैरह यूज़ करके जो बनाया जाता है, ओके? या फिर एआई आजकल जैसे सोरा वगैरह आ गया है ना? वीडियो क्रिएशन के लिए। तो इन सब से जितने भी कंटेंट बनाया जाएगा मीडिया में, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। इसको देखो पढ़ते भी हैं, मीडिया दैट इज़ क्रिएटेड और मॉडिफाइड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसी को ही एआई जनरेटेड मीडिया या फिर जनरेटिव मीडिया भी बोलते हैं। समझ गए? अब आज हम लोग पार्ट 4 में देखते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा ग्रीनियम। अब ये जो ग्रीनियम है अगर हम इसको थोड़ा स्प्लिट करें, तो ये 2 वर्ड से बना है, ग्रीन प्लस प्रीमियम, ठीक है? अब ये समझ में थोड़ा क्लियर होगा कि ग्रीन जो प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा प्रीमियम पे करते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम लोग ग्रीनियम, ठीक है? मान लो जैसे टीवी हम लोग खरीद के लाए, है ना? एक नॉर्मल टीवी है, एक इको फ्रेंडली टीवी है, तो ऑब्वियसली जैसे अगर ये 20,000 की है, तो ये 30,000 की होगी, है ना? तो ये 10,000 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वही है हमारा ग्रीनियम, समझ गए? फिर देखो नेक्स्ट है ईडब्ल्यू फॉर ऑल। अब इसका फुल फॉर्म याद कर लो, बाकी सब तो याद करने की चीज़ है ही नहीं, है ना? अगर जैसे आ जाएगा तो फिर अगर इसका फुल फॉर्म याद होगा तो फिर हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शंस को। ये क्या है? ईडब्ल्यू फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ठीक है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल ये किसका है? यूएनडीआरआर का, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन, ठीक है? अब ये कब तक एंड होना है? मतलब सबको इसमें क्या इंश्योर किया जा रहा है दैट एवरीवन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस वेदर, वाटर, क्लाइमेट इवेंट्स थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय द एंड ऑफ 2027, ठीक है? ये भी थोड़ा याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा रिंग वुडाइट ओशन। अब ये रिंग वुडाइट ओशन ये कोई ओशन नहीं है ना? जैसे ओशन में क्या होता है? पानी होता है, ट्रेडिशनल वाटर होता है, लिक्विड वाटर। बट इसमें रिंग वुडाइट ओशन में क्या है? पहले तो यही समझो रिंग वुडाइट क्या होता है। ये जो रिंग वुडाइट है, ये ओलिविन उसी का ही एक कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। मतलब जब हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस किया जाता है ना, तब वो रिंगोडाइट बनता है। अब ये मिलता कहाँ पे है? ये हमारे मेंटल में मिलता है, अर्थ के मेंटल में मिलता है, मेंटल एंड क्रस्ट में मिलता है अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस, ठीक है? तो ये जो रिंगोडाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता होगा मान लो, तो उसी के अंदर ही H2O पार्टिकल्स होता है ना? तो ये ट्रेडिशनल लिक्विड वाटर नहीं होता है बट उसके क्रिस्टल के अंदर ही होता है, ठीक है? तो यही इसी को ही हम टर्म दे देते हैं रिंगोडाइट ओशन, ठीक है? तो ये एक हाइपोथेसाइज्ड वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ वाटर है, ठीक है? ये ट्रेडिशनल वाटर नहीं है बट क्योंकि उसके क्रिस्टल के अंदर वो केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज हैं H2O वाली, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं रिंगोडाइट ओशन, समझ गए? फिर देखो पैरा क्रॉपिंग। अब इसमें क्या होता है जैसे कि जब हम लोग पैडी कल्टीवेशन करते हैं, है ना? मान लो ये एक पॉइंट है, एक डेट है, मान लो मंथ है ना? यहाँ से हम लोग ने पैडी कल्टीवेशन करी, फिर नेक्स्ट कल्टीवेशन यहाँ से होगी, तो ये जो बीच में गैप रह जाता है ना, तो उस टाइम तो जो लैंड्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, वो खाली पड़े रहते हैं, उस पे हमारी कोई इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट नहीं होती है। तो इसी जो टाइम होता है, जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन 2 क्रॉपिंग सीज़न्स, उसमें हम लोग शॉर्ट सीज़न पल्सेस ग्रो कर लेते हैं। पल्सेस, ठीक है? जिससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है और फार्मर्स को भी हेल्प करती है। तो इसी सिस्टम को ही हम लोग पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस और ऑयल सीड्स, ठीक है? आर सोन इन स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ राइस बिफोर द हार्वेस्ट। समझे? फिर है कि डीसीपीए और डेक्टल। अब ये क्या है? ये एक हर्बिसाइड है ना? ये किसके काम में आता है? ये एक वीड किलर है। जो वीड्स उगाते हैं ना फार्म्स में, उसको ये मारता है, ठीक है? बट अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, ओके? इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तो बस इसमें यही याद रखना ये डीसीपी और डेक्थल क्या है? ये एक वीड किलर है, ओके? इतना याद रहेगा तो फिर काम अपना चल जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6th टर्म। अब ये 6th टर्म है वुडी एनरोचमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाम से भी समझ में आ रहा है। जैसे जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ट्रीज़ हो गए, है ना? श्रब्स हो गए, तो ये सब क्या करते हैं जो अपने आस-पास का पूरा इकोसिस्टम है, उसको डोमिनेट कर लेते हैं। है ना? ये देखो यहाँ पे लिखा है डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है? तो उसी को ही हम लोग टर्म दे देते हैं वुडी एनरोचमेंट। एनरोचमेंट मतलब क्या होता है? एक तरह से कब्ज़ाना, है ना? तो वही चीज़ हो गई। जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो अपने आस-पास के इकोसिस्टम को पूरे कब्ज़ा लेते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं, एनरोच कर लेते हैं। तो उसी को हमने टर्म दे दिया वुडी एनरोचमेंट, ओके? द प्रोसेस बाय व्हिच वुडी प्लांट्स, ट्रीज़ एंड श्रब्स इन्वेड एंड डोमिनेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कोई चीज़ है लिखी हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोमेटोलाइट्स, है ना? अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे हम लोग रॉक सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो लेयर्स बन जाती हैं, रॉक्स की लेयर बन जाती हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ओ, ए, ई, बी, सी, आर, यही पैटर्न होता है ना रॉक सिस्टम का। तो वैसे ही इसमें भी होता है बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? रॉक्स की जगह इसमें माइक्रोबियल होते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होते हैं अलग-अलग, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या? ग्रीन, ब्लू एल्गी, है ना? तो वही चीज़ होती है, इसी की लेयरिंग हो जाती है।
जैसे ये देखो फोटो में भी दिख रहा होगा। तो इसी को ही हम लोग बोल देते हैं स्टेमेटोलाइट्स। लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल मैट्स पर्टिकुलरली साइनोबैक्टीरिया, है ना? ज़्यादातर मतलब इसी के ही होता है, बट और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इसमें। समझ गए? फिर नेक्स्ट देखते हैं गैप लिमिटेशन। ये हमारे इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे एक प्रेडेटर होता है ना? और एक प्रे होता है ना? प्रेडेटर मतलब इस पे अटैक करके इसको खा जाता है, ऐसे समझो, ठीक है? तो ये जो प्रेडेटर और प्रे इनके बीच का जो रिलेशन होता है, उसमें एक लिमिटेशन होती है। मतलब जो प्रेडेटर कौन-कौन से प्रे चूज़ कर पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सभी को ही खा जाएगा। वो डिपेंड करता है इनके माउथ साइज़ पे, माउथ को ही गैप बोलते हैं, ठीक है? तो माउथ बोल लो या तो फिर गैप लिमिटेशन बोल लो, ठीक है? तो मतलब जितना उसका मुँह खुलेगा उतना ही बड़ा प्रे तो खा पाएगा, उतना ही का बड़ा प्रे तो इनगल्फ कर पाएगा। तो वही चीज़ इसमें बोली जाती है गैप लिमिटेशन में, समझ गए? अ कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी रेफरिंग टू अ फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज़ ऑफ प्रे, मतलब कितना बड़ा प्रे होगा, वो उसके माउथ पे डिपेंड करता है, प्रेडेटर के माउथ पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा मुँह खोल सकता है। समझ गए? तो यही है हमारा गैप लिमिटेशन, ये हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखो डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, ये पॉलिटी में आता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक डॉक्ट्राइन है, लीगल डॉक्ट्राइन है, जिसमें क्या होता है जो मैरिज के बाद, है ना? मैरिज के बाद जितने भी उसके सॉरी वुमेन राइट्स होते हैं, वो सब सब्ज्यूम्ड हो जाते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलें कि शादी के बाद लड़की के जितने भी लीगल राइट्स होते हैं, वो सब हस्बैंड को दे दिए जाते हैं, है ना? उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है, कोई भी लॉ लॉ फाइल नहीं सूट कर सकती है ना? कोई भी मतलब लीगल एंटिटी अपने नाम पर नहीं कर सकती है, तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती है, सब उसके हस्बैंड के नाम पे हो जाती है आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है? तो इसी को ही हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर भी बोलते हैं। यही अपनी कॉलोनियल इंडिया में भी होता था, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर देखो लास्ट है हमारा आज का जो टर्म है वो है प्रेस्टन कर्व। ये हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत सारे कर्व पढ़ते हैं बट ये प्रेस्टन कर्व कुछ नया दिख रहा है ना? तो इस वजह से इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अब जैसे बाकी सारे कर्व में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस पे, तो वही इसमें भी है। अब इसमें किसमें रिलेशन होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम पर कैपिटा, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम पर कैपिटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ये मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना? और इधर है हमारी इनकम, है ना? या तो इसका उल्टा समझ लो, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जैसे-जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी ना, वैसे-वैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, ये समझ लो, है ना? और ये तो वैसे भी कॉमन है कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे-वैसे हम लोग हेल्थ सर्विसेज़ जो हैं, वो अच्छी इम्प्रूव कर सकेंगे, है ना? और बेटर अवेल कर सकेंगे सर्विसेज़ को, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी, समझ गए? तो यही शो करता है प्रेस्टन कर्व। इसमें बस यही याद रखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम पर कैपिटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना? इनवर्स नहीं है। जैसे इनवर्स किसी में होता है तो ऐसे ग्राफ बनता है। ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। तो आज देखो पहला वर्ड क्या है, कार्बन न्यूट्रल बेबी, है ना? अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये एक गर्ल है, आज इसका नाम है आदवी, है ना? उसको फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी डिक्लेयर किया गया है, उसी को ये टाइटल दिया गया है, ओके? अब ये है क्या कार्बन न्यूट्रल बेबी? ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है वही चीज़ है। कार्बन न्यूट्रल बेबी मतलब इसके बड़े होने तक ये जो बेबी है, ये ग्रो करेगा, है ना? ब्रीथ करेगा, तो इन सब से क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है, सेल डिवीज़न से होता है, ब्रीथिंग से होता है, तो ये जितना भी कार्बन एमिशन करेगा उसको ये लोग बैलेंस करेंगे थ्रू किससे? ये जो इनके पेरेंट्स हैं, वो इन्होंने टोटल 6000 प्लांट्स लगाए हैं। अपने ही घर के आस-पास टोटल 6000 प्लांट्स लगाए हैं, है ना? तो इससे वो ऑफसेट हो जाएगा कार्बन सारा, ठीक है? तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कार्बन न्यूट्रल बेबी, समझ गए? फिर नेक्स्ट है प्लैनेट परेड। अब ये इम्पोर्टेंट है ना? ये अभी इवेंट आने वाला है हमारा फ़ेब 28 को, है ना? रिसेंटली न्यूज़ है ये, ठीक है? आज ही आई थी ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्लैनेट परेड। अब ये क्या चीज़ है? ये एक रेयर इवेंट होता है ना? बेसिकली जैसे क्या होता है जो प्लैनेट्स होते हैं वो सब एक लाइन में आ जाते हैं। ओके, जितने भी अपने टोटल जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं ना, तो वो एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे 4-5 प्लैनेट्स तो लाइक कॉमन है, 4-5 प्लैनेट्स लाइन में आ जाना कॉमन है, ये होता रहता है। बट सारे के सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में आ जाएँ, ऐसा रेयर होता है, ठीक है? तो उसी को ही हम लोग बोल देते हैं प्लैनेट परेड। परेड क्या होता है? यही तो होता है ना? सब लोग लाइन से एक एक तरह से निकलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे प्लैनेट करते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है, ठीक है? अब ये एग्ज़ैक्टली लाइन में नहीं होते हैं, ठीक है? बट हमको अर्थ से दिखते हैं कि वो लाइन में है, थोड़ा इधर-उधर होते हैं बट अर्थ से दिखते हैं कि वो लाइन में है, ठीक है? तो बस यही पता करना था कि प्लैनेट परेड होता क्या है, ओके? अब ये कब होने वाला है ये तो बता ही दिया फ़ेब 28 को, ये नेक्स्ट इवेंट कब होगा? ये नेक्स्ट होगा 2040 में जाकर होगा,
ठीक है? एक अभी है 2025 में, फिर 2040 में होगा। फिर नेक्स्ट है ब्लैक होल ट्रिपल। ये क्या है बस यही जान लो, जैसे जो सिंपल ब्लैक होल होता है ना? वो तो एक ब्लैक होल होता है अकेला, ओके? अब इसी ब्लैक होल के आस-पास अगर स्टार्स भी आ जाते हैं, तो वो स्टार क्या होगा? इसमें हम ब्लैक होल में पता है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है ना? ये अपनी तरफ सबको खींचता है। तो इसी की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है उसकी वज़ह से ये जो स्टार्स हैं ये भी इससे बंध जाते हैं, इससे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी पेयर को हम लोग ब्लैक होल ट्रिपल बोल देते हैं। अभी ट्रिपल किस लिए? कि एक तो ब्लैक होल होगा बीच में, है ना? उसके आस-पास 2 स्टार्स होंगे, जो कि इससे ग्रेविटी से बाइंड होंगे। तो इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं ब्लैक होल ट्रिपल, समझ गए? फिर नेक्स्ट देखो ज़ूम बॉम्बिंग, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी ज़ूम बॉम्बिंग क्या होता है, जैसे कोविड के टाइम पे सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो गया था, है ना? क्लासेस वगैरह हो गई, मीटिंग्स हो गई, सब कुछ अपना ज़ूम पे होने लगा था। अब ज़ूम में क्या होता है, एक लिंक होती है, उसको शेयर कर दिया जाता है, जिस जिसको जॉइन करना है, वो जॉइन कर ले। अब मान लो जैसे कोई क्लास है ना? उसकी हमने लिंक ग्रुप पर डाल दी, बट ग्रुप मेंबर में से किसी ने वो लिंक जो है, वो बाहर फैला दी, है ना? तो उसकी वजह से जो अनवांटेड लोग हैं, वो भी इस जो ज़ूम मीटिंग है, उसको जॉइन कर लेंगे, ठीक है? और फिर आलतू-फालतू काम करेंगे, तो उसी को ही ज़ूम बॉम्बिंग बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो अनवांटेड इंट्रूजन हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, अनवांटेड इंट्रूजन उसी को ही बोला जाता है ज़ूम बॉम्बिंग, समझे? फिर नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म एंथ्रोपॉज़। अब ये भी कोविड से ही रिलेटेड है ना? कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, वो सब स्लो डाउन हो गई थी, है ना? सब कुछ स्लो डाउन हो गया, तो उसकी वजह से जितना भी एनवायरमेंटल चेंजेस भी हमने देखा था, काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, है ना? वाइल्ड लाइफ बिहेवियर भी काफ़ी शिफ्ट हो गया था। तो इसी जो ये जो सिचुएशन होती है ना ग्लोबल स्लो डाउन वाली, उसी को ही टर्म किया गया है एंथ्रोपॉज़। एंथ्रो मतलब क्या होता है? एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन रिलेटेड, है ना? ह्यूमन रिलेटेड, और पॉज़ तो हमको पता ही है, रुक जाना, एक तरह से स्टॉप हो जाना। तो वही चीज़ है, ह्यूमन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तरह से पॉज़ हो जाना। तो उसी को ही कॉइन किया गया है टर्म को एंथ्रोपॉज़, समझ गए? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब सिक्स्थ। अब डार्क स्टोर्स। ये डार्क स्टोर्स क्या होता है? जैसे आजकल देखो ज़ेप्टो हो गया, है ना? ब्लिंकिट हो गया, ओके? तो ये सब क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग आपके यहाँ 10 मिनट डिलीवरी करेंगे। है ना? 10 मिनट के अंदर पूरी डिलीवरी कर देंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये हर एक सिटीज़ में अलग-अलग जगह पे अपने सेंटर्स बना रखे होते हैं, ठीक है? वहीं पे प्रोडक्ट्स ये लोग शिप कर देते हैं। तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो, यहाँ से मान लो आपका घर यहाँ पे है, तो तुरंत 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ डिलीवरी कर देते हैं। तो ये जो हर जगह अपने-अपने सेंटर खोल रखे हैं इन लोगों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने, उसी को ही बोला जाता है डार्क स्टोर्स, ठीक है? ये जो आउटलेट्स होते हैं, रिटेल आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, मेनली ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। उसी को ही बोला जाता है डार्क स्टोर, जहाँ पे ये अपना जितना भी मटेरियल है, जितने प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं, ओके? फिर एक है ये बेवरेज कर्व। अब ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। बेवरेज कर्व जैसे अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में एक देखा था प्रेस्टन कर्व, है ना? वैसे ही ये है एक बेवरेज कर्व। ये किस में रिलेशन दिखाता है? ये दिखाता है हमारे जॉब वैकेंसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है? इन दोनों में रिलेशन दिखाता है। होता कैसा कर्व है? इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों में, ठीक है? तो इनवर्स रिलेशन का ऐसा ग्राफ बनता है, ये हमें पता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है? इनवर्स है, इस वजह से ये ऐसा ग्राफ बनता है। किस-किस में? एक तो जॉब वैकेंसीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट में। मतलब इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा जॉब वैकेंसी होंगी, उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और जितनी कम जॉब वैकेंसी होंगी, उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो बस यही बताता है हमारा बेवरेज कर्व। समझ गए? फिर देखो ट्रॉफिक कैस्केड। अब ये क्या चीज़ होती है? इसमें बोलते हैं कि अगर किसी भी एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है फिर अलग जो बाकी की स्पीसीज़ हैं, उस पे एडवर्स इफ़ेक्ट होने लगता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए समझो जैसे कि अगर वल्चर है ना? वल्चर की पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रही है। तो इसकी वजह से जो बाकी स्पीसीज़ है, मान लो डॉग्स वगैरह की हो गई, है ना? रैट्स वगैरह की हो गई, है ना? तो इनकी पॉपुलेशन फिर बढ़ने लगती है। तो यही चीज़ है ट्रॉफिक कैस्केड। कि अगर एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी वजह से बाकी की जो स्पीशीज़ है, उस पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है? फिर एक देखो एक ये टर्म आता है हमारा पॉलिटी में ही जेरीमेंडरिंग, ठीक है? अब जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसी से एक रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं ना मिएंडरिंग, है ना? मिएंडरिंग क्या होता है? ऐसे इस टाइप की जो आती हैं, है ना? इस टाइप की मतलब जो घूम-घूम के रिवर जाती है, उसी को ही तो हम लोग मिएंडरिंग बोल देते हैं, है ना? इसी से ही हम लोग पढ़ते हैं, फिर ऐसे ही ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं, ओके? सेम चीज़ यहाँ पे जेरीमेंडरिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जो हम लोग बाउंड्री बनाते हैं अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स की डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाता है ना? मान लो जैसे ये कोई स्टेट है, उसको हम लोग ऐसे-ऐसे डिवाइड कर दिया।
बट इसी बाउंड्री को मैनिपुलेट करना मतलब आगे पीछे कर देना, जिससे कि क्या हो कि एक पर्टिकुलर पार्टी का फ़ायदा हो जाए इलेक्शन में, ठीक है? तो उसी को ही हम लोग टर्म दे देते हैं जेरीमैंडरिंग, समझ गए? तो यही चीज़ है, इसको देखो पढ़ लेते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग द बाउंड्रीज़ ऑफ द इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट टू फेवर वन पार्टी और अ क्लास, समझ गए? तो ये है हमारा जेरीमैंडरिंग। फिर नेक्स्ट देखो, लास्ट है आज का वर्ड, डिजिटल नोमैड। अभी नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो डिजिटल और दूसरा नोमैड, है ना? डिजिटल मतलब डिजिटली कोई काम कर रहा होगा, और नोमैड क्या होते हैं, जो एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई है। अब जैसे इसमें क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है जिनका, है ना? तो अब वो चाहें है तो वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो लोग घूमने फिरने के लिए क्या करेंगे, मान लो जैसे यहाँ से लखनऊ गए, है ना? कुछ दिन लखनऊ से काम किया, फिर वहाँ से कानपुर आ गए, ठीक है? कानपुर के बाद फिर प्रयागराज चले गए, फिर उसके बाद दिल्ली चले गए, फिर शिमला चले गए, है ना? तो उनको काम तो करना ही है, कहीं से भी कर लेंगे, वर्क फ्रॉम होम है। तो उन्हीं को ही टर्म दे दिया जाता है डिजिटल नोमैड, ठीक है? अब इसको देखो पढ़ो अगर, इंडिविजुअल्स हू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू वर्क रिमोटेडली व्हाइल ट्रैवलिंग और लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस, समझ गए? ट्रैवल या फिर लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस, तो उसी को ही टर्म दे देते हैं डिजिटल नोमैड। चलो, आज का पहला टर्म है सनराइज सेक्टर। अब ये सनराइज सेक्टर क्या होता है? सनराइज सेक्टर ऐसी सेक्टर है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे कि कोई क्या क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है ना फ्यूचर में। मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ये तो सदाबहार है ना? तो इस ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सनराइज सेक्टर, मतलब जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, पोटेंशियल होने वाला है। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? जैसे गिग इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? ऑफशोरिंग, ऑनशोरिंग, ये सब इकोनॉमी के टर्म्स पढ़ चुके हैं। वैसे ही एक टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी। अब ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ये वो चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है? उसी को कवर करता है। जैसे कि क्या हो गए आपके, आर्ट्स हो गए, डांस हो गया, कल्चर हो गया, डिज़ाइन्स हो गई, है ना? तो ये सब क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी है। तो इसी का ही दूसरा नाम होता है क्रिएटिव इकोनॉमी, तो ये भी याद रखना। तो बस ऑरेंज इकोनॉमी हम लोग समझ गए, क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे कि आर्ट, डांस, कल्चर, ये सब चीज़ें, ठीक है? चलो, नेक्स्ट टर्म है हमारा पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। इसको हम लोग पीटीसीज बोलते हैं। अब ये क्या होता है? ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्वेस्टर अर्न कर सकता है रिटर्न्स फ्रॉम अ पूल ऑफ अंडरलाइंग लोन्स और रिसीवेबल्स, ठीक है? एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग टी नोट्स पढ़ते हैं, है ना? उसी टाइप का ही है ये भी क्या है? ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है ना? तो उसी टाइप का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, जो जिससे कि इन्वेस्टर कोई अगर जैसे पूल ऑफ अंडरलाइंग लोन्स एंड रिसीवेबल्स है ना, तो उससे रिटर्न्स अर्न कर सकता है, ठीक है? समझ गए? चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैट इकोमॉन, है ना? अभी बैट इकोमॉन क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि क्या किया जाएगा? डिटेक्ट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा बैट कॉल्स इन रियल टाइम, समझ गए? फिर देखो नेक्स्ट, वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा था, है ना? लेकिन अगर बैट्स है और मान लो अगर ऑप्शन में भी कुछ सारे ही बैट से रिलेटेड आ गए, तो हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए बस जान लो कि ये एक तो इंडिया का पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक? फिर देखो क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जैसे क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टू सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट क्वांटम थ्रेट्स, ठीक है? मतलब जितने भी, एक तरह से ये समझ लो, क्वांटम थ्रेट्स होते हैं ना, उन सबको टैकल करने के लिए बनाया गया है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म, समझ गए? क्वांटम थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे क्रिप्टोग्राफी वगैरह हो गया, है ना? जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होता है, उसमें कुछ साइबर क्राइम हो गया, है ना? या तो ब्लॉकचेन हो गई, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्राइम हो रहा है, तो ये सब क्वांटम थ्रेट्स के अंदर ही आ जाता है। तो उसी को ही टैकल करने के लिए बनाया गया है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म, ओके? क्यू फॉर हो गया आपका यहाँ पे क्वांटम, ऐसे याद कर लो, ठीक? तो हम लोग ने 5 कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वाइब कोडिंग। नेक्स्ट है हमारा वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग कुछ नहीं है, जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, मतलब जैसे अगर मान लो हमको कोई कोडिंग वोडिंग नहीं आती है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे ओपन एआई होता है ना, इसमें कुछ आप डिस्क्रिप्शन डालो, कुछ क्वेश्चन डालो और फिर सर्च करो, तो वो आपका आंसर कर देता है, डाटा दे देता है ना? इसके अगर कुछ कोड पूछो, कुछ वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो वो कोड भी डायरेक्ट दे देता है, कुछ ऐप बनाना हो, तो वो भी दे देता है। तो उसी की तरह एक ये एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना? मतलब इससे आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर बनाते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मेक एन ऐप फॉर मॉक क्विज और फॉर ऑफ यूपीएससी, है ना? इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, ऐसे लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा जो ऐप बनेगा ना, उसका
कोड हमको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे देगा, पूरे का पूरा सोर्स कोड। अब इसको जाके हम डायरेक्ट होस्टिंग वेबसाइट में डाल देंगे, तो हमारा पूरा ऐप बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो हमने क्या किया, जो इसमें हमने बॉक्स में डाला था ना, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज थी। तो एआई की मदद से इसने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। तो इसी को ही हम बोलते हैं वाइब कोडिंग। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, सरना कोड। अब ये सरना कोड क्या है? मतलब ये एक तरह से डिमांड है ताकि जो सेपरेट रिलीजन कोड बनाया जा सके। किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, मतलब ट्राइबल को एक अपनी अलग पहचान देने के लिए उनको अपना एक रिलीजन कोड चाहिए, उसी का ही नाम दिया गया है सरना कोड। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली ये झारखंड आउटफिट्स में पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फायर फ्रिंजेंस। अब ये फायर फ्रिंजेंस क्या है? ये एक तरह की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो लाइट होती है, लाइट की रे है ना, वो दो पार्ट में टूट जाती है। जैसे पता है हमको लाइट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसे एक रे की तरह, बट ये इसकी वजह से बायर फ्रिंजेंस की जगह लाइट जो जाती है वो आगे जाके दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, उसी को ही हमने बोला है, टर्म दिया है बायर फ्रिंजेंस। ठीक, नेक्स्ट देखो, बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन। अब ये क्या चीज़ है? बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन, इसको देखो, अगर आप कीवर्ड भी देखोगे ना, इसको थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो उसी से ही समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का पहले तो यूज़ किया जाएगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक हो गया। ओके, फिर टू मॉड्यूलेट न्यूरल सर्किट्स फॉर डिजीज ट्रीटमेंट रिप्लेसिंग ड्रग्स विद टारगेटेड डिवाइसेस। समझ गए? मतलब ड्रग्स को रिप्लेस करके, दवाई से हटके न्यूरल सर्किट्स को मॉड्यूलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, तो एक तरह से ये डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल से टारगेट करेंगे न्यूरल सर्किट्स, उनको उसमें कुछ मॉड्यूलेशन करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट है, डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिप्लेसिंग ड्रग्स। तो वही हो गया, देखो, बायो मतलब डिजीज से रिलेटेड है ना, मतलब बॉडी में ही तो हो रहा है, तो इससे हो गया। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगे, और एक तरह का ये दवाई का ही तो काम कर रहा है, क्योंकि दवाई का काम क्या होता है? किसी भी डिजीज को ट्रीट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन। सिंपल याद रखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हम लोग न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरल सर्किट को, है ना, मॉड्यूलेट करेंगे, जिससे कि कोई भी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब सम डिजीजेस। ओके, फिर एक है हम्बोल्ट एनिग्मा। ये क्या है? ये सिंपली जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट में और ज्योग्राफी में, कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है ना? यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। इसी वजह से देखो, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। बट इसी के ही ऑपोजिशन में ये बोलता है हम्बोल्ट एनिग्मा, कि ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट, मतलब सनलाइट की ही ज़रूरी है। ओके, सनलाइट होगी और गर्मी होगी तभी बायोडाइवर्सिटी होगी, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, डिस्पाइट रिसीविंग लेस सनलाइट एंड इंड्योरिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, माउंटेन इकोसिस्टम डिफाई दिस नोशन बाय शोकेसिंग एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसमें ये माउंटेन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या होता है? एक तो कोल्डर कंडीशंस होती हैं, है ना, और यहाँ पर सनलाइट कम पहुँचती है। ओके, सनलाइट इतनी अबंडेंट नहीं होती है, तो इस कंडीशन में भी इसके ऊपर की जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है ना, वो बहुत हाई होती है। तो एक तरह से ये जो हमारा नेचुरल फिनोमिना हमने पढ़ा है, उसको ये डिफाई कर रहा है ना, मतलब उसको नकार रहा है। तो उसी को ही टर्म दिया गया है हम्बोल्ट एनिग्मा। समझ गए? चलो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकडोनल्डाइजेशन, है ना। इसको हम लोग सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे वो एलपीजी वाला पार्ट आता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट बताओ इंडियन सोसाइटी पे। तो वहाँ पे भी इसको मेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है मैकडोनल्डाइजेशन? तो इसको ऐसे देखो, क्या है, मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स क्या होता है? बर्गर वगैरह ये लोग जो देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से फास्ट डिलीवरी सर्विसेज है ना, एक तरह से ये, कि आप अभी ऑर्डर करो, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज। तो अभी जैसे आपने ऑर्डर किया, आपको 10 मिनट में आपका बर्गर तैयार मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में आपको जो भी चाहिए हो वो मिल जाएगा। तो इस तरह की जो फास्ट डिलीवरी सर्विसेज हैं, है ना, उसी का ही एक नाम दे दिया गया है, अम्ब्रेला टर्म मैकडोनल्डाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये एफिशिएंट तो होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब जैसे 5 मिनट में आपको बना के दे दिया, तो ये एफिशिएंट ही तो हुआ, है ना? नहीं वैसे क्या होगा कि 1-1 घंटा लग जाता है बर्गर बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में। तो एक चीज़ तो हो गई, ये एफिशिएंट हो गया, है ना? और प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ हो गया, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ भी होंगे इसमें,
है ना, रिसोर्सेज एंड अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको मतलब प्रॉपर उनका यूज़ किया जा रहा है। बट इससे दिक्कत क्या है मैकडॉनल्डाइजेशन से, कि इससे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि एक तरह से ये एल्गोरिदम यूज़ होता है ना इन सब में। तो जैसे मान लो कि हमको आलू टिक्की बनानी है ना, मैक आलू टिक्की आती है ना, तो उसके लिए कुछ इनका एल्गोरिदम होगा कि पहले आलू आएगा वो छिलेगा, है ना, फिर इधर आएगा कुछ, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, जो भी मसाले होगा फ्राई होगा, है ना, फिर जाके कुछ उसमें प्लेट लगेगी नीचे, फिर उसमें सॉस रख दिया जाएगा। तो ऐसे करके हमारा पूरा ये एल्गो तैयार है। अब इसमें कुछ भी आप नया नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, फिक्स्ड एल्गोरिदम है। तो इसमें क्रिएटिविटी का जो स्कोप है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। अभी जैसे कि ये न्यूज़ में इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हायर एजुकेशन में ये बहुत दिक्कत आ रही है। हायर एडटेक है ना, उसमें क्या है कि जितना भी मतलब चीज़ें हैं उसमें अब जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो बच्चों की जो क्रिएटिव पावर है, इवन जो प्रोफेसर्स की क्रिएटिव पावर है, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनाने होते हैं प्रोफेसर्स को वो चैट जीपीटी किया, उन्होंने दे दिया। तो एक तरह से ये एल्गो हो गया। एल्गो का यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ जो बना बनाया सिस्टम है उसी पे ही डिपेंडेंट हो रहे हो, है ना। तो एक तरह से ये क्या है, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ही तो है। तो उसी को ही टर्म दे दिया गया है मैकडोनल्डाइजेशन। समझ गए। अब इसी की तरह एक और टर्म होता है ग्लोकलाइजेशन। ये दो वर्ड से बना है, किस किस से, एक तो ग्लोबल प्लस लोकल, है ना। तो इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा ग्लोकलाइजेशन। अब इसमें देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल और लोकल, मतलब ग्लोबल की चीजें विद लोकल ट्विस्ट, लोकल या फिर इंडियन बोल लो अपने लिए तो, है ना, या इंडियन फ्लेवर ऐसे बोल लो, इंडियन टच बोल लो, फ्लेवर बोल लो, कुछ भी बोल लो। मतलब ग्लोबल की चीजें लाओ और उसमें अपना इंडियन टच दे दो। जैसे एक चाइनीज ऐड भी आता है ना, उसमें कुछ चाइनीज़ होते हैं वो इंडियन ट्रेडिशंस अपनाते हैं, उसमें कुछ अपना करके वैसे कुछ था। तो वही है सिंपल, मतलब ग्लोबल की चीज़ों में अपना एक इंडियन टच दे दो, ठीक है? जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ही ले लो, एग्ज़ाम्पल के लिए मैकडॉनल्ड्स ले लो, ओके? अब ये इंडिया में आए मैकडॉनल्ड्स वाले, इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को आलू टिक्की बहुत पसंद है ना? तो इन्होंने क्या किया, एक आलू टिक्की बर्गर निकाल दिया। तो इसलिए क्या हो गया, इन्होंने अपना जो ग्लोबल ब्रांड था, उसमें कुछ इंडियन टच दे दिया ताकि यहाँ के पब्लिक को पसंद आएँ चीज़ें। तो वही होता है ग्लोकलाइज़ेशन, समझ गए? फिर देखो नेक्स्ट है हमारा पर्सोना नॉन ग्राटा, ये आईआर में यूज़ होता है ना? और आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, उससे पहले जब ये पहलगाम अटैक हुआ था तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पर्सोना नॉन ग्राटा। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का डिप्लोमैटिक टर्म है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो भी वहाँ के मान लो डिप्लोमैट्स होंगे, सपोज़ करो अभी हम लोग अभी के एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमैट्स होंगे, कहाँ पर? इंडिया में। तो जब जैसे पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्राटा लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, उनसे कहा गया कि आप इमीडिएटली मतलब भारत से अपना जाने का रास्ता देखो, ठीक है? तो उसी को ही हो गया पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब कि डिप्लोमैटिक टर्म फॉर एन अनवेलकम पर्सन, मतलब अब आप वेलकम नहीं हो इंडिया में, अब आप वापस जाइए अपने देश पाकिस्तान में, ठीक है? तो वही चीज़ हो गई पर्सोना नॉन ग्राटा, ऑफ एन एक्सपेल्ड, एक्सपेल कर दिया जाता है। समझ गए? चलो, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंस। अब ये इकोनॉमिक टर्म है ना? कन्वर्जेंस का मतलब तो बहुत ही जनरल टर्म्स में भी हो सकता है, बट इकोनॉमी में कन्वर्जेंस का टर्म का मतलब क्या होता है? तो इसमें होता है जैसे कुछ इकोनॉमीज़ होती हैं वो फास्ट डेवलपिंग होती हैं, समझ लो, है ना? फास्ट डेवलपिंग होती हैं और कुछ मान लो नहीं ऐसे देख लो, जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और कुछ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना? और कुछ होती हैं अंडर डेवलप्ड। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अब डेवलप हो चुकी हैं, तो जो उनका ग्रोथ रेट है ना, वो कुछ धीरे-धीरे बढ़ेगा। वही डेवलपिंग कंट्रीज़ का तेज़ी से बढ़ेगा और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका हो सकता है और वही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तो ये देखो ना, ये जो गैप है वो कम हो रहा है। इसमें भी देखो कम हो रहा है ना? तो इसी गैप को जैसे एक ये है और एक ये ऐसे है। तो ये देखो कन्वर्जेंस हो रहा है एक तरह से। कन्वर्जेंस क्या होता है कि एक एक दूसरे के पास आना। तो यहाँ पे ये देखो दोनों लाइन्स आपस में मिलती जा रही हैं, तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है। उसी को यही टर्म दे देते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है? जैसे कि द प्रोसेस, इसमें देखो लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस वेयर इकोनॉमीज़ विद डिफरेंट इनकम लेवल मतलब वही है कि डेवलप्ड की ज़्यादा होगी, है ना? और अंडर डेवलप्ड की कम होगी, तो इनकी डिफरेंट इनकम लेवल होगी। ग्रो क्लोजर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड डेवलपमेंट। समझ गए? मतलब वही है कि आपस में पास में आते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है आज का लास्ट
और फाइनल टर्म इन न्यूज़ है ना, सीरीज ही का लास्ट है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि कॉप 29 में ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है क्या? ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं, पहले तो ये याद रखो। अब डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई एक लिमिट होगी ना, कि मतलब आप इतना तो पहले खुद के लिए कर लो, उसके बाद फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ का फंड करना, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, ये फाइनेंशियल एक तरह का टारगेट होता है कि इतना आप पहले खुद अचीव करो, उसके बाद जाके फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की आप हेल्प कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि पढ़ो इसको, क्या लिखा है, अ न्यू फाइनेंशियल टारगेट दैट डेवलप्ड कंट्रीज़ मस्ट मीट टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। समझ गए? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को जब पैसे तुम तब दोगे जब खुद का अपने फाइनेंशियल टारगेट कंप्लीट कर लोगे, और फाइनेंशियल टारगेट को ही ये बोला गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG, ठीक है। तो ये इसको याद रखना। तो हम लोग ने सारे 65 टर्म्स इन न्यूज़ कवर कर लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने भी टोटल पार्ट्स हैं ना, 5 पार्ट्स पहले के हैं और आज का ये फाइनल पार्ट, इनको कंपाइल करके एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? मतलब उन्हीं को ही मर्ज कर देंगे, ठीक है? बाकी इसकी PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी इसकी PDF मिल जाएंगी और बाकी के 5 पार्ट्स की मिल जाएंगी। इससे बाहर मुश्किल ही है, कुछ है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़ में, और जितने भी आर्टिकल्स थे सबको हम लोग ने छान मार के सबको निकाल लिया है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलो।